हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए क्लास है। इसमें हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनको एक क्विक रिवीजन के तहत हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम इकोलॉजी को मैंने आपको बताया था, कल की क्लास भी आपने ज़रूर देखी होगी। प्लेलिस्ट में पशुधन प्रसार अधिकारी इकोलॉजी करके बनी हुई है प्लेलिस्ट, आप वहाँ से उस क्लास को देख सकते हैं। तो जो ये है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इतना हम कल थोड़ा बहुत हमने देखा था। आगे के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम आगे को इनको देखेंगे। इसमें हम जो भी टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में वह हम इसी के अंतर्गत रहने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो तथ्य होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, काफ़ी ज़्यादा, तो आप इन्हें ज़रूर देखिएगा। पिछली क्लास को भी आप पीडीएफ अगर आपको उसका चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उस पीडीएफ को वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। और यह जो फैक्ट, यह जो तथ्य हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम के काफ़ी कम दिन रहे हुए हैं, तो यहाँ पर संपूर्ण सिलेबस को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। अगर यह क्लास आपको पसंद आई तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जारी रखनी है आगे तो भी ज़रूर बताइएगा। तो देखते हैं आगे की क्लास को। कल से जो हमने आगे के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको हम यहाँ पर क्विक रिवीजन, एक क्रैश कोर्स के तहत इसको देखेंगे। तो देखते हैं पहला, श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? तो यह मैग्रोव इन वनस्पतियों में मिलता है। तो यहाँ पर इसका अगर प्रश्न इस तरह से आता है, श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है, तो मैग्रोव वनस्पतियों में मिलता है। आपने देखा होगा समुद्री तटों पर यह पाई जाती है मैग्रोव वनस्पति, तो वहाँ पर यह मिलता है श्वसन मूल। इन वनस्पतियों में, इस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है श्वसन मूल। और अगला है, पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है। तो क्रमशः ओरोबैंकी तथा अमरबेल, यह क्या है? पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं, ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है यह भी। अगला है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। क्या कहलाता है? कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ माइकोराइजा यह कहलाता है। तो यहाँ पर माइकोराइजा इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? बिल्कुल सही, हाँ, यह बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाएगा? अधिपादप कहा जाएगा। तो अधिपादप यहाँ पर सही हो जाएगा। आप अगर यह पशुधन प्रसार अधिकारी के मॉडल पेपर्स देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से आप मॉडल पेपर्स को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी। अगला है, यूट्रिकुलेरिया नेपेनथिस, डायनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो यह कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं, कीटभक्षी आंसर होगा। अगला है प्रश्न, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, कौन सा है? तो यह है लोरेंथस। तो लोरेंथस सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है क्या? पारिस्थितिक तंत्र है। तो पारिस्थितिक अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो यह सौर्यिक विकिरण को माना जाता है। किसको माना जाता है? सौर्यिक विकिरण को इसका प्रमुख चालक बल माना जाता है। तो इस तरह के तथ्य काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यह ध्यान रखिएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल जो तंत्र का पारिस्थितिकी ये जो तंत्र है इकोलॉजिकल तंत्र, इसका प्रमुख चालक सौर्यिक विकिरण है। अगला है प्रश्न, आहार जाल फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिरता में वृद्धि होती है। तो स्थिरता में वृद्धि, राइट, यहाँ पर आंसर इसका होगा। अगला है, सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि। तो यहाँ पर इसका सही आंसर स्वसाम्यावस्थित क्रियाविधि होगा। अगला देखते हैं। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? A.G. टेंसले ने किया था। अगला है, श्वसन की क्रिया है अपचायक, कौन सी क्रिया है? यह अपचायक। अगला है, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल व नीला इनमें होता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण होता है। अगला है, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण पाया जाता है। अगला है, द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कहते हैं।
यहाँ पर यह सही उत्तर परपोषी उपभोक्ता जंतु हो जाएंगे। अगला है वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं क्या? यह कहलाते हैं प्रीडेटर्स। तो प्रीडेटर्स सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, यह क्या कहलाते हैं? यह क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? तो इस किसे कहा जाता है? अवघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। अगला है जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं कौन? अवघटक जो होते हैं यह जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। अगला देखते हैं, अगला तथ्य है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो खड़ी अवस्था यह प्रदान की जाती है। किसको? खड़ी अवस्था इनको प्रदान की जाती है। पारिस्थितिक तंत्र में निश्चित समय में अजीवी पदार्थ की मात्रा को जो अजीवी पदार्थ की मात्रा से खड़ी अवस्था प्रदान की जाती है। अगला है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो एक ही दिशा में होता है। अगला प्रश्न है एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, खाद्य जाल करता है। खाद्य जाल सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से किस में गुजरता है? खाद्य जाल में गुजरता है। तो यहाँ पर खाद्य जाल इसका सही आंसर होगा। अगला है पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो पारिस्थितिक विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा होती है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है क्या? तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। अगला देखते हैं फैक्ट, पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल्स, मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की? तो क्रमशः क्या संज्ञा प्रदान की? क्रमशः बायोसिनोप्सिस तथा माइक्रोकोस्म। तो यह संज्ञा प्रदान की थी किसने? कार्ल्स, मोबियस तथा फोर्ब्स ने यह संज्ञा प्रदान की थी। आगे देखते हैं, आगे है एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो जलीय अपघटन के द्वारा यह ऊर्जा मुक्त करते हैं एटीपी। अगला देखते हैं प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती है? तो 90% ऊर्जा उपभोग कर ली जाती है। अगला देखते हैं एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होता है क्या? स्थिर होता है। अगला है एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। तो उल्टा यहाँ पर सही होगा इसका। अगला है एक फैक्ट, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? तो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड उल्टा बनेगा। अगला है प्रत्येक पोषण तल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? तो कितना प्रतिशत देते हैं? 10% ऊर्जा देते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा इस रूप में होता है। आगे देखते हैं मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगला एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है क्या? यह कहलाती है होमियोस्टैटिस कहलाती है। अगला है किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो विनाइट्रीकरण इस क्रिया द्वारा मुक्त होती है। अगला है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र में होती है। अगला है अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? तो अमोनिया रूप में ग्रहण करता है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है? अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का बनता है। आगे देखते हैं और आखिरी तथ्य है एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है क्या? यह है डाइटम स्वपोषी हो गया, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता हो गया, हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता हो गया। तो इस तरह से यह सही क्रम हो जाएगा। तो ये थी क्लास इकोलॉजी की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। PDF डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू वेरी मच।